हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग जो है महादेवी वर्मा की जो रचना है भक्तिनी, उनके बारे में हम लोग जानेंगे कि इस रचना में क्या खास है, भक्तिनी कौन है, उनकी क्या कहानी है, इन सभी को हम लोग जानेंगे। उससे पहले जो है हम लोग क्या करेंगे, महादेवी वर्मा का एक संक्षिप्त परिचय करेंगे, है ना। इनकी कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनको भी हम लोग देखेंगे। तो महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में। कहाँ? फारुखाबाद, उत्तर प्रदेश में। प्रमुख रचनाएं इनकी कौन कौन सी है? तो प्रमुख रचनाएं हैं इनकी दीपशिखा, यामा जो कि काव्य संग्रह है, श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, ये सभी क्या है? संस्मरण है और रेखा चित्र है। प्रमुख पुरस्कार भी इनको मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो किसके लिए मिला था इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो यामा संग्रह के लिए मिला था। कब मिला था? 1883 ईस्वी में मिला था। इसके अलावा इन्होंने भारत भारती पुरस्कार भी प्राप्त किया था और पद्म भूषण से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। इनका निधन कब हुआ था? तो इनका निधन हुआ था 1987 इलाहाबाद में। कब हुआ था? 1987 इलाहाबाद में। महादेवी वर्मा छायावाद की दुर्गा के रूप में भी जानी जाती हैं और छायावाद के 4 स्तंभ जो माने जाते हैं, तो उनमें से महादेवी वर्मा का भी एक नाम आता है। 4 स्तंभ में कौन कौन है ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। चलिए, भक्तिनी के बारे में जानते हैं। तो भक्तिनी महादेवी वर्मा की एक प्रसिद्ध संस्मरण रेखा चित्र है जो कि स्मृति की रेखाएं में संकलित है। किसमें? स्मृति की रेखाएं में संकलित है, ठीक है। महादेवी वर्मा इसमें जो भक्तिनी है उनके बारे में कहती हैं कि अपनी सेविका भक्तिनी के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का बहुत ही दिलचस्प चित्र खींचा है इसमें इन्होंने। तो महादेवी के घर में काम शुरू करने से पहले उसने कैसे एक संघर्षशील और कर्मठ जीवन जिया, कैसे रूढ़िवादी मान्यताओं और छल छदम भरे समाज में अपनी और अपनी बेटियों के हक की लड़ाई लड़ती रही और उसमें हार कर कैसे जिंदगी की राह पूरी तरह बदल लेने का निर्णय तक पहुंचती है, इसी का अत्यंत ही संवेदनशील चित्रण इस पाठ में हुआ है। तो आइए जानते हैं भक्तिनी की कहानी क्या है। भक्तिनी की कहानी, भक्तिनी जो है क्या है, एक झूसी गांव की अहीर की इकलौती बेटी थी। 5 वर्ष की आयु में ही इनके पिता जो है इनका विवाह करके वो क्या करते हैं, विमाता कर देते हैं और विमाता जो है इनकी 9 वर्ष की आयु में गौना देकर अपने अपने कर्तव्य से इतिश्री कर लेते हैं। पिता की मृत्यु के साथ ही भक्तिनी के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। पिता की मृत्यु का भी समाचार न मिल पाने से वह अत्यंत दुखी और अपमानित महसूस करती है। अपनी सौतेली माता के प्रति उसके मन में घृणा का भाव था और जिसने संपत्ति के लालच में अपने ईर्ष्यालु स्वभाव का परिचय दिया था। इस घटना से भक्तिनी ने अपने मायके से यानी लगभग संबंध जो है वह उसका टूट गया था, उसने तोड़ दिया था। भक्तिनी के जीवन में दुखों का सिलसिला कम होने के बजाय जो है बढ़ता ही गया। उसकी दोनों जेठानियों के यहाँ पुत्र और भक्तिनी के यहाँ 3 पुत्रियाँ यानी 3 बेटियाँ थीं इनकी। इसके होने के कारण इन्हें जो है अक्सर अपनी सास और जेठानियों से ताने सुनने पड़ते थे। और आप सभी जानते हो कि आज भी ये समाज में बहुत जगह ये प्रचलित है। जैसे कि अगर बेटियां ही बेटियां हैं, अगर आपके पास अगर आप बेटी नहीं हैं तो उसको कितने सारे ताने सुनने मिलते हैं, है ना। तो भक्तिनी की भी 3 बेटियां थीं, उनकी जेठानियों को पुत्र थे तो उन्हें कोई ताना नहीं मिलता था, लेकिन 3 बेटियां जो इनकी थी इसके कारण इन्हें ताना मिलता था कि क्योंकि इनके कोई एक भी पुत्र नहीं थे। तो सास के साथ साथ जेठानियाँ भी इन्हें बातें कहते रहती थी, ताने सुनाते रहती थी। खाने पीने, ओढ़ने पहनने और इसके साथ साथ क्या पक्षपात किया जाता था इनके साथ। दोनों जेठानियाँ बैठी बातें करती रहती थी और भक्तिनी घरेलू कार्यों में क्या रहती थी, व्यस्त रहती थी। यहाँ तक कि उसकी बेटियों को भी घर के काम में हाथ बटाना पड़ता था। जेठानियों के बच्चे दूध मलाई खाते और भक्तिनियों की बेटियों को चने बजरे और पानी में भींगे दानों पे ही निर्वाह करना पड़ता था।
दुख की घड़ी में एक और भक्तिनी का थोड़ा सुकून यह था कि उसके पति उससे प्रेम करता था। उसके प्रेम के बल पे ही भक्तिनी ने बंटवारा कर कर अलग गृहस्थी बसा ली थी। परिश्रमी दंपति ने बंटवारे में जो कुछ मिला उसे और बढ़ाया। बड़ी लड़की के विवाह के पश्चात 2 कन्याओं और 29 वर्षीय भक्तिनी को छोड़कर उसने संसार से विदा ले ली, यानी इसके पति की क्या हो जाती, मृत्यु हो जाती है। आज स्वयं वह क्या है, बूढ़ी हो चुकी है और भक्तिनी अपने मृत पति को भी बूढ़ा कहकर संबोधित करती है। भक्तिनी ने अपनी बेटियों के साथ मिलकर खूब मेहनत की और उसके खेत हरे भरे हो गए। आम के पेड़ जो है फलों से लद गए। इन सब पर उसके जेठ जठोती की बुरी नज़र थी। वे चाहते थे कि भक्तिनी कहीं दूसरा घर बसा ले और उसकी संपत्ति पर उसका अधिकार हो जाए। इस पर भक्तिनी ने कहा कि हम कोई कुतिया बिल्ली न हैं, हमें उचित लगेगा तो दूसरे के यहाँ जाऊँगी, नहीं तो यहाँ रहकर तुम सबकी छाती पर ही होरहा भूनूंगी और राज करूंगी, समझते हो। ये बड़ी ही गांव की जो है ये भाषा है। और इस प्रकार अपने पैतृक संपत्ति में भी भक्तिनी ने कुछ भी देने से इनकार कर देती है और गुरु के कान फुकवा कंठी बांध पति के नाम से केस समर्पित कर वह क्या होती है, सच्ची भक्तिनी बन गई है। इसके बाद वो क्या करती हैं, ज्ञान ले लेती हैं, कंठी धारण कर लेती हैं और केस समर्पित यानी कि अपने बालों को मुंडन करवा लेती है और एक सच्ची भक्तिनी बन गई है। तो यहीं से उनकी भक्तिनी बनने का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। दोनों छोटी लड़कियों के हाथ पीले कर बड़ी लड़की के पति को घर जमाई बनाकर उसने अपनी संपत्ति को सुरक्षित कर लिया था। दुर्भाग्य यह था कि भक्तिनी का साथ छोड़ना नहीं चाहता था। बड़ी विधवा हो गई थी। बड़ी बेटी जो उसकी थी वो क्या हो गई थी, विधवा हो गई थी और जेठ जेठोती को संपत्ति हथियाने का अवसर मिल गया था। बड़े जेठ ने अपने कुटिल चाल से अपने तीतर लड़ाऊ साले से भक्तिनी की विधवा बेटी का गठबंधन करा लिया था और जब परोक्ष रूप से जेठों का ही भक्तिनी की संपत्ति पर अधिकार हो गया तो भक्तिनी को नया दामाद फूटी आंख न सुहाता था। इस प्रकार भक्तिनी के खेत खलियान, गाय ढोर सब पारिवारिक द्वेष की भेंट चढ़ गए थे। लगान न देने के कारण अपमानित हुई भक्तिनी ने गांव छोड़कर शहर जाने का निर्णय ले लिया था। शहर आते ही वो लेखिका के पास आती है और लेखिका के पास आकर भक्तिनी के जीवन का चौथा भाग शुरू हो जाता है। वह अत्यंत सादे पहनावे में लेखिका के समक्ष प्रस्तुत हुई और अपनी कार्यकुशलता के बारे में लेखिका को आश्वस्त किया। प्रातः होते ही वह नहा धोकर पूजा अर्चना कर चौके पर बैठ जाती थी और इस कार्य को वह किसी को नुक्ताचीनी में सहन नहीं करती थी। लेखिका स्वयं पाक कला में निपुण थी तो भी वह भक्तिनी को कुछ कहने में असमर्थ थी। वह अति प्रसन्नता के साथ और गर्व के साथ लेखिका के लिए दाल रोटी बनाकर लाती थी तो लेखिका काली चित्तीदार रोटियों को देखकर अपनी नाराज़गी जताती थी। अपनी सफाई देते हुए भक्तिनी लेखिका को दाल या तरकारी के अभाव में रोटियां खाने का उपाय बताती और वह कहती, आमचूर, लाल मिर्च की चटनी या गुड़ से भी रोटियां खाई जा सकती है। गांव में उसके सास ससुर उसकी पाक कला का खूब प्रशंसा करते थे। आखिर लेखिका को रूखी दाल की एक रोटी खाकर ही संतोष करना पड़ा। धीरे धीरे लेखिका भक्तिनी के जीवन के प्रति सरलता से इतनी प्रभावित हुई कि अपने जीवन की असुविधाओं को छिपाने लगी थी। भक्तिनी ने लेखिका को कुछ ग्रामीण व्यंजन तथा उनके खाने के तरीके सुझाए तो लेखिका को लगा कि वह ग्रामीण हो गई है। लेखिका चाहती कि भक्तिनी साफ धोती पहने और बोलने में शिष्टाचार अपनाए, परंतु वह भक्तिनी में बदलाव ना ला सकी। अच्छाइयों के बीच भक्तिनी में एकाध बुराई भी थी। वह लेखिका को खुश करने के लिए झूठ भी बोल देती थी और इधर उधर से पड़े पैसों को एक मटके में इकट्ठा कर देती थी। इस संबंध में कुछ कहने पर वह शास्त्र के लिए तैयार हो जाती थी। लेखिका ने जब उसके सिर मुंडाने पे इतराज़ जताया तो भक्तिनी ने सुनी सुनाई बात कहकर लेखिका को शांत किया। इस प्रकार उसका सिर मुंडन हर बृहस्पतिवार को जारी रहा। लेखिका ने अपने यहाँ काम करने वाले सभी कर्मचारियों को पढ़ाना शुरू किया तो भक्तिनी ने सबके साथ पढ़ने में असमर्थता जताई और तर्क वितर्कों के कारण वह सभी पढ़ने वालों पर अपना प्रभाव जमाती थी। उसका एकमात्र उद्देश्य अपनी मालकिन की ओसारता सिद्ध करना
सिद्ध करना रहता था। भक्तिनी चाहती थी कि उसकी भांति दूसरे भी मालकिन की सेवा करे, उसकी भांति जैसे वो सेवा कर रही है वैसे दूसरे लोग भी है जो भी हैं वो मालकिन की सेवा करे, उनके हाथ उसके कार्य में हाथ बटाए। परंतु वे सब चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाते थे। वह स्वयं कभी उत्तर पुस्तिकाओं को बांधकर, रंग की प्याली धोकर, कभी चटाई झाड़कर लेखिका को सहायता पहुंचाती। लेखिका की नई प्रकाशित रचना को देखकर भक्तिनी के चेहरे पर प्रसन्नता की चमक प्रकट हो उठती। भोजन के लिए न उठ पाने पर वह लेखिका को कभी दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय देती। देर रात्रि जब लेखिका कविता करने बैठती तब छात्रावास की रोशनी बुझ जाती थी। उनके पालित पशु उनके निकट आकर सो जाते थे, परंतु भक्तिनी उनके साथ जागरण करती थी। रंग पूछकर पुस्तक उठा लाना, कलम उठाने पर स्याही ला देना आदि कार्य में वो महादेवी के साथ देर तक करती रहती थी। रात को लेखिका के साथ देर तक जगने पर भी भक्तिनी प्रायः उनसे पहले ही जाग जाती थी। लेखिका के पालतू पशु भी अपने नित्य कर्म के लिए बाहर जाने के लिए व्याकुल रहते। बद्री केदार के ऊंचे नीचे पहाड़ी रास्तों को भ्रमण करते समय भक्तिनी ने लेखिका का साथ देती थी। एक बार युद्ध की देश की सीमा के बढ़ते देख भक्तिनी की बेटी दामाद उसे बुलाने आ पहुंचे, लेकिन भक्तिनी ने लेखिका का साथ छोड़कर जाने से मना कर दिया। रुपया पैसा वह भेज देती थी। पिछले वर्ष जब युद्ध के भूत ने लोगों को यह स्थान छोड़ने पर मजबूर कर दिया तब भक्तिनी ने पहली बार लेखिका से गांव चलने के विनम्र अनुरोध किया। उसने कहा कि वह गांव में मालकिन को कोई तकलीफ नहीं होने देगी तथा उनके साथ रहने, खाने पीने और कार्य करने के विधि पूर्वक प्रबंध कर देगी। लेखिका ने भक्तिन के प्रस्ताव को रुपयों की कमी की आड़ में टालना चाहा तो अपने आड़े समय में वह बचाकर रखी पूंजी से काम चलाने की बात कही। भक्तिनी की इस उदारता के आगे लेखिका निरुत्तर होती गई। लेखिका बताती है, जैसा संबंध आंगन के फूलों की माली के प्रति होता है वैसा ही उसका संबंध भक्तिनी का है। उसका और उसका संबंध क्या है? भक्तिनी का है। यद्यपि परिस्थितिवश भक्तिनी के स्वभाव में कुछ विस्मृतताएं उत्पन्न हो गई, तथापि उनके हृदय में स्नेह और सहानुभूति विद्यमान है और छात्रावास में रहने वाली बालिकाओं के प्रति उतनी ही सहानुभूति दिखाती जितनी कि लेखिकाओं के प्रति। भक्तिनी उनकी सुविधा के लिए अपना 2 वक्त का खाना सुबह ही बना लेती थी। लेखिका के परिचितों के प्रति भी भक्तिनी का सम्मान और सद्भाव उनकी सहज बुद्धि का परिचायक था। भक्तिनी लेखिका के पास आने वाले हर परिचित अथवा साहित्यकार को वेशभूषा या फिर बिगड़े हुए नाम से पहचानती थी। यद्यपि कविता के संबंध में उसका ज्ञान बढ़ाया था, तथापि वह साहित्यकारों के प्रति आदर भाव प्रकट नहीं करती थी। कभी किसी जेल गए विद्यार्थी के विषय में वह सुनती थी तो उसका हृदय व्यथित हो उठता था। भक्तिनी कहती कि उन विद्यार्थियों की माताओं को बड़े लाट तक पैरवी करानी चाहिए। भक्तिनी जेल से बहुत डरती थी। अक्सर लोग लेखिका के जेल जाने की संभावना की बात करके उसे चिढ़ाते थे। वह लेखिका से जेल में साथ ले जाने का आग्रह करती, क्योंकि जेल में साथ न जाने के पाने की स्थिति में वह स्वयं को अपमानित महसूस करती थी। लेखिका सोचती, यदि ऊपर से बुलावा आ गया तब क्या होगा, तो वहाँ तो कोई साथ नहीं जा सकेगा। तब इस पर देहातनी वृद्धावस्था पर क्या बीतेगी। तो इस तरह से भक्तिनी का संबंध महादेवी वर्मा जी के साथ है, जो कि इनका ये संस्मरण है और स्मृति की रेखाएं में संकलित है। बहुत ही अच्छी ये संस्मरण है और इसमें एक सादगी को भी बताया गया है कि भक्तिनी किस प्रकार से सादगी को अपनाती है और महादेवी वर्मा का साथ नहीं छोड़ना चाहती है, वो उन्हीं के साथ रहना चाहती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह सारांश जो है समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर ज़रूर करें और नए बने तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले टॉपिक में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।